हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग ब्रॉड पीक। इन ऊंची ऊंची चोटियों तक चढ़ाई करने के दो तरीके होते हैं। पहला एक्सपेडिशन, जिसमें टीम के सभी मेंबर्स एक साथ अपनी सप्लाईज को लेकर नेपाली सरपास की मदद से पीक तक चढ़ाई करते हैं। इसमें रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि इसमें बाकी टीम मेंबर्स हेल्प करने के लिए साथ होते हैं। वेरेज दूसरा तरीका एल्पाइन स्टाइल है। इसमें सिर्फ एक या फिर दो व्यक्ति ही चढ़ाई पर जाते हैं, वो भी मिनिमम सप्लाईज के साथ, जो कि इस प्रकार के मिशन को डेंजरस बना देती है। तो कहानी की शुरुआत ईयर 1998 काराकोरम की एक माउंटेन से होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मेसिएज बर्फ के बीच में गड्ढा खोदकर उसमें छुप जाता है। यहाँ से कहानी सीधा एक हफ्ते पीछे जाती है। हम मेजेक की बात सुनते हैं। वो बताता है कि ये प्लान उसका नहीं बल्कि उसके साथी विल्की का था, जो काफी रिस्की और डेंजरस होने वाला था, जिसके अनुसार सिर्फ हम दो लोगों को अकेले ग्लेशियर बेस से 3 किलोमीटर की बर्फ से ढके पहाड़ पर चढ़ना है। रात होते होते काफी भयानक बर्फीला तूफान आ जाता है, जिस वजह से बोल्टारो बेस कैंप के आधे से ज्यादा कैंप और सप्लाईज साइड से उड़ जाती है। विल्की अपना प्लान मेजेक को बताता है। मेजेक अपने दोस्त से अभी इस बात को छुपाने के लिए कहता है, मगर विल्की नहीं मानता और जाकर एंड्रेस को बता देता है। अगली शाम तक मेजेक और उसका दोस्त एल्पाइन स्टाइल में ब्रॉड पीक पर चढ़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एंड्रेस इसकी खबर अपने देश में पहुंचा देता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम मेजेक के फ्लैशबैक में उसकी वाइफ को कहते हुए सुनते हैं कि तुम्हारे बिना हमारा क्या हाल होता है। इससे हम हर माउंटेनियर की फैमिली कंडीशन समझ सकते हैं कि उनके जाने के बाद उस फैमिली का क्या हाल होता होगा। शुरुआत में तो ये पूरी टीम K2 पर चढ़ने के लिए आई होती है, मगर विंटर्स में ठंड अधिक होने के कारण उस तक पहुंचना असंभव था। इसलिए मेजेक और उसका दोस्त ब्रॉड पीक पर जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि K2 की हाइट ऑलमोस्ट 8.6 थाउजेंड मीटर्स है, वेरेस ब्रॉड पीक उसकी तुलना में थोड़ा कम ऊंचा है, जिसकी हाइट 8000 मीटर्स के आसपास है। इसीलिए रात होते होते दोनों अपनी एक फोटो क्लिक कराकर अपने बेस कैंप से निकल जाते हैं, ताकि 4 दिनों में वो अपना समिट पूरा कर सके। दोनों साथी काफी दूर पहुंचकर एक जगह पहले से डली हुई रोप को देखते हैं, जिससे पॉसिबल था कि आगे जाने में उन्हें आसानी हो। इसीलिए मेजेक बिना सोचे समझे जाकर रस्सी की हेल्प से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से वो रस्सी खुली हुई थी, जिसके कारण मेजेक ऊपर से गिरने लगता है। एक पल को तो लगता है कि आज वो अपनी जान गंवा देगा, बट अपनी समझदारी से कैसे न कैसे मेजेक खुद को बचा लेता है। रात को दोनों माउंटेनियर्स अपना टेंट लगाकर रात गुजारते हैं, जहाँ एंड्रेस उन्हें अगले दिन के वेदर की रिपोर्ट बताता है। विंटर्स की वजह से अगले दिन भी मौसम के मिजाज कुछ खास अच्छे नहीं होते। एंड्रेस दोनों को समझाते हुए कहता है कि अगर मौसम बिगड़े तो सीधे कैंप पर वापस आ जाना, लेकिन अब दोनों के मन में ब्रॉड पीक की चोटी पर जाने का जुनून चढ़ चुका था। इसीलिए वो उसकी बात को अनसुना करते हुए अगले सुबह आगे बढ़ने लगते हैं। अगली सुबह थोड़ी अच्छी होती है क्योंकि कोई तूफान वगैरह या तेज हवाएं नहीं थी। सूरज भी निकल कर आया था। थोड़ी दूरी का सफर तय करने के बाद दोनों देखते हैं कि सामने कम से कम 50 मीटर की ऊंची और खड़ी चढ़ाई है, जिसको देख विल्की की हिम्मत टूट जाती है और वो बेस कैंप के लिए वापस निकल जाता है। यहाँ से आगे का सफर मेजेक को अकेले ही करना था। मेजेक अपनी हिम्मत नहीं हारता और चलता जाता है। शाम के 5 बजे वो पूरी बहादुरी के साथ डेथ जोन को क्रॉस कर लेता है। शाम के 5:30 बजे तक ऑक्सीजन की कमी के कारण मेजेक की सांसें फूलने लगती है। फाइनली अराउंड 6 बजे के आसपास मेजेक समिट तक पहुंच ही जाता है। समिट को कंप्लीट कर रेडियो की मदद से वो अपने बेस कैंप पर अपना पहला मैसेज देता है, आई एम एट द समिट। पोलैंड में ये बात आग की तरह फैल जाती है। सभी लोग जश्न मनाते हुए गर्व महसूस करते हैं। इस खबर को मेजेक की वाइफ भी देखती है और देखकर काफी खुश होती है, मगर कहानी की असली कठिनाइयां तो अब चालू होने वाली थी, क्योंकि किसी पहाड़ और समिट पर चढ़ने के लिए इंसान अपनी पूरी ताकत लगा देता है, जिस वजह से वापस आने की ताकत उसके अंदर नहीं बचती। ये एक बहुत बड़ा कारण है पर्वतारोहियों की मौत का। वापस नीचे जाते समय रात को बर्फीला तूफान आ जाता है, जिस वजह से वहाँ से निकल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब अगर उसने आगे बढ़ने की कोशिश की तो शायद अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। इसीलिए मेजेक समझदारी दिखाते हुए वहीं बर्फ में गड्ढा खोदकर उसमें बैठकर अपना टाइम निकालना चालू कर देता है, मगर हाइपोथर्मिया की वजह से उसकी आंख लगते ही कब 24 घंटे गुजर जाते हैं उसको कुछ पता ही नहीं चलता। ऐसी कंडीशंस में ये पूरी तरह से मिरेकल था कि मेजेक अभी तक जिंदा बचा रहा, मगर मेजेक के पैर अब काम नहीं कर रहे थे, इसीलिए वो आगे मूव नहीं कर पा रहा था। मेजेक के पूरे चेहरे पर बर्फ जम चुकी थी, उसका विजन भी ब्लर हो चला था। बड़ी मुश्किल से उसका कैंप से कनेक्शन हो पाता है, जहाँ एंड्रेस उसको बताता है कि 2 लोग उसको लेने के लिए निकल रहे हैं, लेकिन उन्हें तुम तक पहुँचने में 2 दिन लगेंगे। वो एक बार फिर अपनी आंखें बंद करते हुए अपनी वाइफ की आवाज सुनता है,
जो उसको अपनी तरफ बुला रही होती है। मेजेक उठता है और आगे चलने की कोशिश करने लगता है। ये सफर कोई आसान नहीं था, उसे आगे बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती है। मेजेक पूरी तरह से इस बर्फीले पहाड़ पर खो चुका था। उसका दिमाग भी अब अच्छे से काम नहीं कर रहा था। धीरे धीरे रात के 11 बज जाते हैं। उसकी हालत अधमरी सी हो चुकी थी, लेकिन वो अभी भी इन हालातों से लड़ रहा था। बट गॉड हैज सम अदर प्लान्स। इसी वजह से कैंप से निकले दोनों लोग उसको ढूंढ लेते हैं और कैंप तक ले जाते हैं, जहाँ से एयरलिफ्ट कर मेजेक को पहले अस्पताल और फिर अपने देश तक पहुंचा दिया जाता है। अपने देश पोलैंड में उसकी वाइफ, उसका बच्चा और मीडिया रिपोर्टर्स सब उसका स्वागत करते हैं, जहां कई सारी अखबार और मैगजीन्स की स्टोरी कवर करके दोनों पति पत्नी द्वारा अपने घर पर पार्टी थ्रो की जाती है। पार्टी के बाद दोनों हस्बैंड और वाइफ अपना टाइम साथ में स्पेंड करते हैं। मेजेक को समय समय पर वो डरावना मंजर कभी कभी याद आ जाता है, जहाँ वो बस मरते मरते बचा था। विल्स्की उसको कॉल लगाकर न्यूबीज के साथ दोबारा चलने को कहता है, जिसको सुनकर मेजेक इस बार साफ इनकार कर देता है। 3 महीनों बाद मेजेक को ऐसी खबर का पता चलता है जिसकी वजह से उसकी दुनिया पूरी तरह से अपसाइड डाउन हो जाती है। उसे पार्सल में एक बुक मिलती है जिसमें मेंशन था कि वो कभी उस समिट तक पहुंचा ही नहीं जिसको वो क्लेम कर रहा था। मेजेक गुस्से में अपनी गाड़ी लेकर सीधा एंड्रेस के घर पहुंचता है और उससे पूछता है कि क्या ये सच है, एंड इफ यस तो उन्होंने पहले उसको क्यों नहीं बताया। एंड्रेस उसको जवाब देता है कि वो रॉकी समिट यानी एक्चुअल साइट से 17 मीटर दूर था, और अगर मैं तुमको ये उस समय बता देता तो तुम जाने की जिद करते, जो तुम्हारे लिए जानलेवा हो सकता था। लेकिन मेजेक काफी गुस्सा होता है क्योंकि उसको लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। हालांकि दोनों लोगों का अपना पर्सपेक्टिव सही था। मेजेक कसम लेता है कि वो कभी दोबारा माउंटेन्स पर नहीं जाएगा, और खासकर उन धोखेबाजों के साथ। इसीलिए अब वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके कुछ और नई यादें जोड़ता है। हादसे के 25 साल बाद जून 2012 को मेजेक अपनी फैमिली को साथ लेकर बीच साइड पर काफी अच्छा समय गुजार रहा होता है। रास्ते में उसको कई बार विल्की का कॉल आता है, जो उसको बात करने के लिए कहता है, मगर मेजेक पास्ट को याद करते हुए उसका कोई जवाब नहीं देता। इसी बात को लेकर विल्की एक दिन मेजेक के घर बात करने चला आता है और उसको समझाते हुए कहता है, लेट्स फिनिश व्हाट वी हैव स्टार्टेड। ये बात कहीं ना कहीं मेजेक को हिट कर जाती है। शाम को अपनी वाइफ से बात करते हुए वो बताता है कि उसने विल्की का ऑफर मान लिया है और वो जा रहा है। मेजेक की वाइफ बताती है कि मुझको पता है तुम नहीं मानोगे, इसलिए अच्छे से जाना। जिसके बाद दोनों साथ में कुछ अच्छा समय बिताते हैं और अगली सुबह उठकर मेजेक विल्की के साथ निकल जाता है। अपने नई एक्सपीडिशन पर जाने से पहले वो अपने 3 नए साथी आर्थर, टॉमेक और एडम से मिलता है, जो साथ में एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं क्योंकि बाकी के तीनों यंग जोश से भरे हुए हैं। और फोर्थ मेजेक, जिसको ऐसे मुश्किल कंडीशन का एक्सपीरियंस था। तीनों यंग माउंटेनियर मेजेक से मिलकर काफी खुश होते हैं। मीटिंग के बाद मेजेक एक इंटरव्यू से बात करते हुए मन के अंदर दबे कुछ राज बताता है कि आसान नहीं होता मन में एक फ्रॉड कहलाए जाने का बोझ लिए चलना, यानी कि उसे एक मिस इन्फॉर्मेशन का मेजेक पर गहरा असर पड़ता है। लोग आपके लिए तालियां बजाते हैं मगर आपको एक चीटर या फ्रॉड समझते हैं। अपना इंटरव्यू खत्म करके वो चारों अपने एक्सपीडिशन के लिए निकल जाते हैं। इस बार चारों माउंटेनियर की किस्मत भी साथ देती है। आने वाले दिनों के लिए आसमान बिल्कुल साफ था। इस बार चारों लोग एक साथ जाने का फैसला करते हैं। शाम को 5 बजे तक 7400 मीटर की दूरी तय कर चुके होते हैं। हवाएं तेज होने की वजह से सब लोग मिलकर टेंट लगाते हैं और थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। हालांकि ये लोग अपने शेड्यूल से कुछ 2 आवर्स लेट चल रहे थे, मगर मेजेक विल्स्की को जवाब देता है कि जान गंवाकर पूरा प्लान खराब करने से अच्छा है कि थोड़ा रुककर चला जाए। अगले दिन एक लंबे सफर के बाद सभी लोग फाइनली रॉकी समिट तक पहुंच ही जाते हैं, लेकिन अभी सफर खत्म नहीं हुआ था। यहाँ से अभी वही 17 मीटर्स बाकी हैं, जो मेजेक के बुरे सपनों में से एक है। शाम को 5:20 पर एडम पहला इंसान बनता है जिसने विंटर्स में ब्रॉड पीक को कॉन्कर किया था। आधे घंटे बाद आर्थर भी समिट को क्रॉस कर लेता है, जिसके थोड़ी देर बाद फाइनली मेजेक भी ब्रॉड पीक पर पहुंच ही जाता है, जो उसके लिए नया एहसास होता है। उसे लगता है कि जैसे उसके ऊपर से एक बहुत भारी बोझ उतर गया हो। मेजेक पूरा टाइम लेकर उस एक पल को महसूस करता है, जिसके साथ हमारी आज की ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। मगर बाद में हमको बताया जाता है कि एक्सपीडिशन कंप्लीट करने के बाद लौटते समय मेजेक और टॉमेक अपनी जान गंवा देते हैं। आपका भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और मजेदार कहानी के साथ, पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।